सुरत असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी संपत्ति का अंतरण कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा सेक्शन 5 में दी गई है। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 के अनुसार संपत्ति अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं और एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या फिर भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है। तो इस जो डेफिनेशन है, इसे डेफिनेशन हम नीचे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। संपत्ति अंतरण क्या है? एक कार्य है। किनके बीच का कार्य है? यह कार्य लिविंग पर्सन्स के बीच होना चाहिए। डेफिनेशन में जीवित व्यक्ति यूज किया, जीवित व्यक्ति यानी लिविंग पर्सन के बीच ही होगा। इसे इंटरविवोज भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरविवोज का क्या मीनिंग है? इंटरविवोज का मतलब होता है जब कोई कार्य जीवित व्यक्तियों के बीच ही होता है तो वो इंटरविवोज होता है। तो यहाँ पे जो संपत्ति का अंतरण हो रहा है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत वो लिविंग पर्सन के बीच ही होगा, जीवित व्यक्तियों के बीच ही होगा। अब यहाँ पे जो जीवित व्यक्ति है जिसने संपत्ति का अंतरण किया है वो किस किस को संपत्ति का अंतरण कर सकता है? दूसरे जीवित व्यक्ति को कर सकता है, या फिर दो या अधिक जीवित व्यक्तियों को कर सकता है, स्वयं को भी किया जा सकता है, और स्वयं को या और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को भी संपत्ति का अंतरण हो सकता है। और क्या है? वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति का हस्तांतरण करता है। और जो संपत्ति का अंतरण हो रहा है, संपत्ति का अंतरण में क्या होना चाहिए? हित का अंतरण होना आवश्यक होता है। अब हम तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो कार्य का हो गया कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि संपत्ति का हस्तांतरण हो रहा है। किनके बीच हो रहा है? लिविंग पर्सन के बीच में हो रहा है। किस किस को हो सकता है? दूसरे जीवित व्यक्ति को, यानी किस किस जीवित व्यक्ति जो इसमें क्या क्या शामिल आएगा? क्या केवल मनुष्य ही शामिल है? नहीं, इसके अंदर मनुष्य तो शामिल है ही, इसके अतिरिक्त कोई कंपनी, कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय भी शामिल है जिसको कि संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी पैदा नहीं हुआ परंतु अभी गर्भ में है, तो यानी कि जो गर्भ में है बच्चा वो क्या जीवित व्यक्ति की कैटेगरी में आता है? तो सेक्शन 13 ऑफ टीपीए यानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि जो अजन्मा बच्चा अनबोर्न चाइल्ड है उसको भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। तो जो अनबोर्न चाइल्ड है वो भी इसके अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आता है, उसको भी संपत्ति का अंतरण कुछ कंडीशन में किया जाता है जो सेक्शन 13 में दी गई। इसके बाद हम भारत में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा मूर्ति है। क्या मूर्ति को भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है? मूर्ति एक विधिक व्यक्ति तो है परंतु इसे जीवित व्यक्ति में शामिल नहीं किया जाता है, तो अतः मूर्ति में किसी भी संपत्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे तो हो गया जीवित व्यक्ति में कौन कौन शामिल होगा? मनुष्य है, कंपनी है, संगम है, व्यक्तियों का निकाय है, एक अनबोर्न चाइल्ड है जिसको सेक्शन 13 के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। मूर्ति को संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फिर क्या है? किसको ट्रांसफर हो सकता है? यहाँ तो एक व्यक्ति का था, यहाँ पे दो या अधिक जीवित व्यक्ति को एक सामूहिक रूप से संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। फिर स्वयं को, क्या कोई व्यक्ति स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है? टीपीए के अंतर्गत एक व्यक्ति जो जीवित व्यक्ति है अपने आप को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। ये 1929 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1929 से पहले एक व्यक्ति अपने आप को संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता था, परंतु वर्तमान में एक व्यक्ति अपने आप या स्वयं को संपत्ति का अंतरण कर सकता है, जैसे परंतु उसकी भिन्न भिन्न हैसियत में होता है। जैसे कोई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है, वो किसी ट्रस्ट का गठन करता है तो वो अपने आप को ट्रस्टी बना सकता है। तो यहाँ पे उसने अपने आप को ट्रस्टी बना के संपत्ति का अंतरण कर दिया है। इसी प्रकार कोई मुतवली है, वो अपना मुतवली कोई व्यक्ति है जो संपत्ति का मालिक है, अपने आप को मुतवली घोषित कर सकता है। तो वहाँ पे संपत्ति का अंतरण किसको हो रहा है? स्वयं को ही हो रहा है। तो स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण हो सकता है टीपीए के अंतर्गत, और स्वयं को और साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति को भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। तो यह तो बताते हैं कि किस किस को संपत्ति का अंतरण हो सकता है। पर यहाँ पे जो जीवित व्यक्ति है जो संपत्ति का अंतरण कर रहा है वो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब उसमें उसकी क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। तो जो संपत्ति का अंतरण कर रहा है ना, जो ट्रांसफरर है, जो अंतरण करता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके संबंध में टीपीए के सेक्शन 7 में बताया गया कि जो सक्षम अंतरण करता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? वो संविदा करने में सक्षम होना चाहिए। संविदा करने में कौन सक्षम होता है? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। वो वयस्क होना चाहिए,
स्वस्थ चित्त होना चाहिए, यानी साउंड माइंड होना चाहिए, विधि द्वारा संविदा करने में असक्षम घोषित नहीं होना चाहिए, जैसे दिवालिया वगैरह नहीं होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। सक्षम संविदा करने में सक्षम व्यक्ति कौन है, तो सबसे पहले उसे संविदा करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए उसके अंतर्गत, वह संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, संपत्ति का हकदार होना चाहिए। तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति उसकी ओर से संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है? कर सकता है। जो व्यक्ति संपत्ति का हकदार तो नहीं है तो उसे संपत्ति का ट्रांसफर हक नहीं होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति है जिसे स्वामी के द्वारा संपत्ति का अंतरण करने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति संपत्ति का अंतरण कर सकता है। कौन कौन से व्यक्ति है? जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, वो संपत्ति का अंतरण कर सकता है स्वामी की ओर से। दूसरा ऑफिशियल रिसीवर है, जो दिवालिया घोषित होने पर संपदा के लिए नियुक्त किया गया है। एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो संपत्ति का अंतरण कर सकता है। एक कोर्ट ऑफ वार्ड है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, वो भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या होता है? कोर्ट ऑफ वार्ड ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कि जो उत्तराधिकारी है, जो उत्तराधिकारी क्या है, अभी माइनर है, वो अपने इंडिपेंडेंस कार्य नहीं कर सकता, संपत्ति को संभाल नहीं सकता, तो जो उत्तराधिकारी है उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करता है, तो ये कोर्ट की तरफ से नियुक्त किया जाता है। तो ये लोग हकदार ना होते हुए यानी संपत्ति के स्वामी ना होते हुए भी संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जो संपत्ति उसका वर्तमान में भविष्य में अंतरण किया जा सकता है। मतलब जो संपत्ति का ट्रांसफ़र किया है उसका हित जो निहित होना है वो वर्तमान में भी निहित हो सकता है या फिर भविष्य में भी हो सकता है। जैसे कि ए अपना मकान है, बी को दान करता है, तो जैसे ही दान करता है तो उसका जो संपत्ति थी वो किस में चली जाएगी? बी में चली जाएगी। तो दान में तत्काल हित का ट्रांसफ़र होता है, तो ये तो वर्तमान में हो गया। अब भविष्य के लिए क्या उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कि ए अपना मकान बी को देता है, बी को पट्टे पर देता है, पर इस शर्त के साथ देता है कि किराएदारी वो तुरंत प्रभावी नहीं होकर 6 महीने बाद में प्रभावी होगी। तो यहाँ पे जो हित है वो कितने महीने बाद में प्रभावी होगा? 6 महीने बाद में। उसमें जो हित निहित होगा 6 महीने बाद में होगा। तो यहाँ पे जो संपत्ति में जो हित है वो वर्तमान में भी निहित हो सकता है या फिर भविष्य में भी निहित हो सकता है। तो यही है कि वर्तमान में भविष्य में संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। हस्तांतरण मतलब हित का अंतरण करना, हित निहित होना। तो यहाँ पे जो संपत्ति का जो हित है वो वर्तमान में भविष्य में निहित हो सकता है, परंतु जो संपत्ति है जिसका कि ट्रांसफ़र किया जाना है वो संपत्ति वर्तमान में एग्जिस्ट होनी जरूरी है। कोई ऐसी संपत्ति जो फ्यूचर में मिलने वाली हम उसका ट्रांसफ़र कर दें तो वो वैलिड ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसका हित फ्यूचर में निहित हो सकता है, परंतु अंतरण हमेशा जो वर्तमान में व्यक्ति के पास जो संपत्ति है उसी का वो ट्रांसफ़र कर सकता है, फ्यूचर में मिलने वाली संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो संपत्ति कैसी होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब है अंतरण यानी कि हस्तांतरण, ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या है? जैसे बताया था, ट्रांसफ़र का मीनिंग होता है हितों का अंतरण होना। जो संपत्ति है उसमें जो हित है उसका अंतरण होना। ये जो अंतरण है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है या फिर लिमिटेड भी हित का अंतरण हो सकता है। एब्सोल्यूट किस किस में होता है? जैसे टीपीए के अंदर 5 प्रकार के अंतरण दिए गए हैं, तो उसमें से 3 तो है वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के संबंध में, जिसके अंतर्गत उसका पूर्ण स्वामित्व अंतरित होता है। जैसे कि सेल है, किसी चीज़ का विक्रय किया है तो वहाँ पे भी स्वामित्व का अंतरण होता है। गिफ्ट के अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण होता है। एक्सचेंज किया, वस्तुओं का आदान प्रदान किया है तो वहाँ पर भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो लिमिटेड है मतलब पूरा स्वामित्व का अंतरण नहीं होता, केवल कुछ हितों का ही अंतरण होता है। जो उपभोग करने का अधिकार है उनका अंतरण होता है। तो इसमें लीज है, पट्टा है, तो पट्टे पे देते तो वहाँ पे स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, केवल उसको उपभोग के लिए वस्तु जो संपत्ति दी जाती है उसके बदले में वो जो स्वामी उसको प्रतिफल के रूप में कुछ देता है। मॉर्टगेज है वो भी बंधक होता है, वहाँ पर भी स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। तो जो ट्रांसफ़र है उसके अंतर्गत हितों का ट्रांसफ़र होगा, वो जो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और लिमिटेड भी हो सकता है। तो ये डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो सेक्शन 5 में दी गई है, इसको ऐसे डिफाइन करके करेंगे तो अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स इसके अंतर्गत आते हैं।